Hello student, welcome to our channel Lalita Malviya Gurukul, and today our topic is steps of recombinant DNA technology. recombinant DNA टेक्नोलॉजी जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. रिकॉम्बिनेंट डीएनए दैट मीन्स कि वो डीएनए स्ट्रक्चर जिसमें हमारा डिजायर जीन भी है, हमारा मनचाहा हमारा पसंदीदा कैरेक्टर वाला जीन भी है. वो कैसे हम तैयार करते हैं, उसकी क्या क्या स्टेप्स होती है ना. बायोटेक्नोलॉजी में उसके लिए कौन कौन से एंजाइम यूज़ किए जाते हैं वो हम स्टेप्स में समझेंगे. फर्स्ट स्वाभाविक है, हमें अपना अब मान लीजिए कि कोई एक जीन का कैरेक्टर या कोई एक जो डीएनए है उसमें से कोई एक जीन का कैरेक्टर जो है वो बहुत पसंद आया हमें, या यूँ कह लें कि हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, है ना, हमारी रिक्वायरमेंट है. इसको ऐसे समझिए कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अब डायबिटिक पेशेंट जो है वो उनको इंसुलिन की डेली डोज जो है वो ज़रूरी है. अब डेली डोज ज़रूरी है, लेकिन ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस इंसुलिन, वो उसी अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है. जैसे आप एग्जांपल के लिए मेरा ही ले लीजिए. ठीक है, अब अगर मेरी बॉडी में मैं कहूँ कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स लैंगरहैंस द्वीप में जो आइसोलेट में होती हैं ना, वहीं से इंसुलिन सिक्रेट होता है, तो वो उतना ही सिक्रेट करेगा जितनी मेरे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है. एक्स्ट्रा तो सिक्रेट करेगा नहीं. तो फिर जो डायबिटीज़ पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए हम इंसुलिन का जो हमें रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से फुलफ़िल करेंगे, वो हम फुलफ़िल करते हैं इस टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें हम कुछ बैक्टीरियल सेल का यूज़ करते हैं और उनमें अपना इस डिज़ायर्ड जो भी हमारा अंदर का जो पेनक्रियास के बीटा सेल में जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जो जीन है ना, वहाँ से उस जीन को हटा करके लेकर आते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर डालते हैं, और बैक्टीरियल सेल के अंदर फिर हम लॉट्स ऑफ जो है वो मल्टीप्लिकेशन करा करके उस जीन के हम क्या कर सकते हैं, इंसुलिन लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी तो समझ में आ ही जाएगा. देखिए, फर्स्ट इसके लिए हमें आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन, हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिज़ायर जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा. मान लीजिए कि ये इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये वो सेल है ना, पैनक्रियाटिक सेल है जहाँ पर क्या है, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है या इंसुलिन फॉर्मेशन होता है. ये वो डीएनए है जो इंसुलिन का सिक्रीशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, अब इस ह्यूमन डीएनए में से मैं उस इंसुलिन के डीएनए को जीन डी को क्या करूँगी, एक जीन को यहाँ से ले लूँगी, डिज़ायर जीन को क्या करूँगी वहाँ से सेपरेट कर लेंगे हम, है ना. ये ह्यूमन सेल में से लिया हमने. ठीक है, ह्यूमन सेल, ये हमारे पास क्या आ गया, डीएनए. कौन सा डीएनए, डिज़ायर. ठीक है, जिसमें हमारा डिज़ायर्ड कैरेक्टर कौन सा है, इंसुलिन फॉर्मेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इस जीन में है ना. इस डिज़ायर जीन को चूँकि हमने जो जिसे दूसरी सेल से लिया है, इसको हम फॉरेन डीएनए भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, फॉरेन डीएनए. ये क्या है, फॉरेन डीएनए. अब हमारी पहली स्टेप आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर जीन, हमें सबसे पहले उसे आइसोलेट करना पड़ेगा, डिज़ायर जीन को बाहर लेना पड़ेगा, सेल से निकालना पड़ेगा. देन सुटेबल वेक्टर, अब इसको हमें जब आगे मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, है ना, इसके हमें बहुत सारी क्या चाहिए, कॉपीज़ चाहिए. हमें इंसुलिन की क्वांटिटी लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन के लिए इसकी कॉपीज़ चाहिए. जब कॉपीज़ बनेगी तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ना. तो इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार करने के लिए हमें एक होस्ट सेल चाहिए, है ना, या एक ऐसी सेल चाहिए जिसमें क्या हो, जिसमें उसका डीएनए जो है वो जल्दी कम समय में जल्दी से मल्टीप्लाई होता हो. तो ऐसा हमें सूटेबल वेक्टर चाहिए, और सूटेबल वेक्टर एज अ वेक्टर जो है वो हम प्लाज्मिड भी ले सकते हैं. सेल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड. ठीक है, एक और होता है कॉस्मिड, फैगमिड्स. ठीक है, इस तरह से हम लॉट्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हैं. देखिए क्या होता है कि ये मान लीजिए कि एक बैक्टीरियल सेल है,
बैक्टीरियल सेल का एग्जाम्पल ले लीजिए ई कोलाई, ठीक है। सुटेबल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ की जाती है वो ई कोलाई ही है। क्लियर। अब इसमें इसका ये तो सर्कुलर डीएनए खुद का जो है वो जेनेटिक मटेरियल है ना। इसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है प्लाज्मिड। क्या नाम है? प्लाज्मिड। और यही प्लाज्मिड जो है वो एज अ वेक्टर रोल प्ले करता है। क्या करता है? रोल प्ले करता है। बेसिकली ये प्लाज्मिड भी क्या है? इसका डीएनए ही है। क्या है? डीएनए। क्लियर? समझ में आ गया। अब हम एज अ वेक्टर इस ई कोलाई सेल में से क्या लेंगे? प्लाज्मिड को लेंगे। ये हमने प्लाज्मिड जो है ले लिया, ठीक है। अब इस प्लाज्मिड में मुझे इस डिजायर्ड जीन को क्या करना है? फिक्स करना है। क्या करना है? इस डिजायर्ड जीन को जोड़ना है, बाइंड कराना है। तो क्या करेंगे हम? इस सर्कुलर जो डीएनए उसमें से कट लगा करके इतना पीस जो है वो यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये जो ऐसे कट लगा दिया मैंने फिंगर से और इजीली हटा दिया, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है बेटा। इसके लिए बेसिकली जो है वो यूज़ किए जाते हैं, यहाँ पर जो यूज़ किया जाएगा वो एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये मॉलिक्यूलर सीजर भी कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर सीजर भी कहलाता है। यहाँ पर ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जब हम डालेंगे तो यहाँ से एक कट लगेगा और वो जो डीएनए जो है वो वहाँ यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये स्पेस हमें जो है वो मिल जाएगी। दो तरह से कट लगाए जाते हैं, एक होता है स्टिकी, है ना, एंड, और एक होता है ब्लंट कट, ठीक है। ब्लंट एंड वो कैसे होता है? स्टिकी एंड देखो इस तरह से होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, आपको पता है, एज यू नो वेरी वेल, है ना। फिर ये मान लीजिए कि एक हमारा डीएनए है ना, तो उसको कुछ इस तरह से कट लगाया, यहाँ से और यहाँ से, तो कैसा हो गया? इस तरह से, है ना। अब ये जो इस तरह से जिगजैग जो कटिंग हुई दैट इज कॉल्ड स्टिकी एंड या स्टिकी कट, ठीक है। ब्लंट कट में क्या होता है कि ये हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, दोनों स्ट्रैंड में एक ही पोजीशन से कट लगेगा। क्लियर? ये होता है ब्लंट। यहाँ पर हमने क्या लगाया है? स्टिकी। तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज़ किया हमने, स्टिकी एंड कट किया। अब यहाँ पर हम कराएंगे इस डिजायर डीएनए को क्या कराएंगे? ऐड कराएंगे। तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी? ये हमें मिल गया प्लाज्मिड, ये हमें मिल गया डिजायर जीन। ये क्या है? ये हमारा प्लाज्मिड है, इसको वेक्टर कहा गया है, ठीक है। ये हमें मिल गया डिजायर डीएनए। अब यहाँ पर एक और एंजाइम यूज़ किया जाएगा, उस एंजाइम का नाम है, पहले मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मिड में हमने क्या करा, ये जो हमारा डिजायर्ड जीन था, डीएनए था, यहाँ पर आकर के बाइंड हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर बाइंड हो गया। और यहाँ पर ये जो बाइंड करने का काम है, ये बाइंडिंग जो जिस एंजाइम की हेल्प से किया है उस एंजाइम का नाम है डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। अब ये बाइंड कर गए, ठीक है, इसमें ये हमारा डिजायर्ड जीन जो हम चाहते थे वो जीन भी इसमें ऐड हो गया। अब ये जो तैयार हुआ है न्यू डीएनए दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यही वो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना, जिसको हमें तैयार करना था। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर क्या कर देंगे? ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार हो गया है हमारा, अब ये जो हमारी ई कोलाई सेल है, ई कोलाई सेल है ना, ये इसका सर्कुलर डीएनए है। इस प्लाज्मिड को यहाँ पर क्या कर देंगे? वापस ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों? क्योंकि सेल डीएनए को मल्टीप्लिकेशन के लिए सेल की ज़रूरत है ना। सेल के अंदर, लिविंग सेल के अंदर ही ये मल्टीप्लाई हो पाएगा।
बाहर तो नहीं हो पाएगा। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इस सेल में क्या कर दिया, ई कोलाई सेल में ट्रांसफ़र कर दिया। और जब हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या करना शुरू कर देगा, मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन हो करके हमें लॉट्स ऑफ हमारे इंसुलिन हार्मोन वाले जो डिज़ायर्ड जीन हैं या डीएनए हैं उसके बहुत सारी कॉपीज़ हमें मिल जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या क्या स्टेप्स की, पहले हमने सुटेबल वेक्टर ले लिया प्लाज्मिड, अब आपको समझ में आएगा जल्दी जल्दी, है ना। फिर ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन इनटू द वेक्टर डीएनए, ये जो वेक्टर डीएनए है उसमें हमारा डिज़ायर्ड जीन क्या करवाया, हमने इंसर्ट करवाया या ट्रांसफ़र करवाया, है ना। किसके थ्रू करवाया, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो हमारे पास तैयार हो गया था इसको हमने क्या किया, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन, क्या करवाया, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जिसमें हमने ट्रांसफॉर्मेशन करवाया दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंट होस्ट। ये क्या है, ये कॉम्पिटेंट होस्ट सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, कॉम्पिटेंट होस्ट सेल, ठीक है। बेसिकली इसका बेस्ट एग्जांपल ई कोलाई हमने यहाँ लिया है, आप भूल मत जाना, ठीक है, ई कोलाई। ताकि ये क्यों करवाना ज़रूरी है, ताकि ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये क्या कर सके, मल्टीपल हो सके, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ तैयार कर सके, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस यहाँ पर हो सके। इसलिए हमें कॉम्पिटेंट होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कराना या ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट सबसे प्रोसेस रहेगी हमारी स्क्रीनिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। फिर यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाती है, ठीक है। ये जो बेसिकली जो प्लाज्मिड होते हैं इनमें भी कुछ सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं। क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर। अब स्वाभाविक है ये जो बैक्टीरियल सेल है ये कॉलोनीज में रहती हैं, बहुत सारी रहती है एक साथ। तो किन में हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और किस में मल्टीप्लाई हुआ है ना, कहाँ है, किस किस में है, किस किस सेल में नहीं है, ये सब स्क्रीनिंग की जाती है। फिर ये भी देखा जाता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिस होस्ट सेल में इंसर्ट किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, वो वहाँ पर मल्टीप्लाई हो भी रहा है या नहीं, या फिर वो डिजनरेट तो नहीं हो गया, सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ना। ये सारी चीज़ों की जांच की जाती है, स्क्रीनिंग की जाती है, टेस्टिंग की जाती है। फिर उसके बाद जो है वो हमें डिज़ायर्ड जीन की लॉट्स ऑफ कॉपी मिल जाती है। क्लियर, इस तरह से ये कुछ एक स्टेप्स यूज़ की जाती है जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है, तैयार किया जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।